So yes, today we will do topic unit 4, and unit 4 is unit 4. It is the Riemann. The Riemann style, STILTJES इंटेग्रल. हम इसको बार बार इतना लंबा नाम नहीं लेंगे. We will say RS integral. RS integral, right? So the one is R integral, जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हैं. कंपैरिजन दोनों के बीच में रखेंगे. भी क्या कंपैरिजन है? यहाँ पे आपने इंटेग्रेट करना है एक फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू अ monotonically increasing function. यहाँ पे you want to find the integral of a function with respect to x only, right? So first step, सबसे पहला स्टेप होता था रीमन इंटेग्रल या आरएस इंटेग्रल में पार्टीशन. क्या लेंगे हम सबसे पहले? पार्टीशन. पार्टीशन किसकी? ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल. कल भी बात हो रही थी पार्टीशन की. पार्टीशन का मतलब क्या है? भी आपने किसी, अगर आपके पास यू हैव अ सेट और एन इंटरवल, व्हेन यू विल डिवाइड द इंटरवल इन सम ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है? तो और जब उस सम ऑफ द पॉइंट्स के छोटे छोटे इंटरवल्स को उसमें सब इंटरवल्स में उसमें आप कन्वर्ट कर दो, और जब आप उसकी यूनियन लेते हो, देन यू विल हैव द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, देन दिस इज कॉल्ड द पार्टीशन, राइट? सो दिस इज अ फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल. Finite closed interval, right? Now if a is equal to, a को हमने मान लिया x0, और जो बीच वाले पॉइंट्स हैं वो ये हैं x0, x2, x3 so on up to it will go on xn, and the last element is taken as b, right? Then the finite ordered set, then the finite ordered set. फाइनाइट ऑर्डर का मतलब है कि हम इसको ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते. ये नहीं कि मैं x3 की जगह x2 कर दूं या x1 की जगह x3, इनको रिप्लेस नहीं कर सकते. ये एज इट इज रहेंगे, राइट? So then p is equal to x0, x1, x2 so on up to xn be the partition of the is a partition of the interval I. So let's the name of the interval is a partition of the interval I. Same here, same. First of all, you have the interval a to b, so you will take the partition. Let the partition be x0. It will be a finite set, an ordered set, x1, x2, x3 so on up to xn, right? For example, मान लो अब आपका जो a और b है, आपका इंटरवल है 2 2 3, राइट? मुझे इसकी पार्टीशनिंग करनी है. सो पार्टीशनिंग में मैं क्या लूंगी? पार्टीशन में पॉइंट्स ले लेंगे. 2 ले लिया, एक मैंने 2.3 ले लिया, राइट? एक मैंने 2.5 ले लिया, एक मैंने 2.8 ले लिया, और एक मैंने ले लिया 3. So it will be put in the curly bracket because it is a finite order set. So आप replace नहीं करेंगे, 2.8 की जगह 2.5 नहीं लिख देंगे. It is a finite order set. अब इसमें से इसके सब इंटरवल्स बनेंगे 2 to 2.3, right? 2.3 to 2.5, right? Then 2.5 to 2.8, then 2.8 to 3. Is it clear? So ये आपके जो हैं सारे के सारे सब इंटरवल्स में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी? तो अगर मैं जनरलाइज करूं तो यहाँ पे सब इंटरवल्स क्या बनेंगे? दिस इज x0 to x1, right? Then x1 to x2, then x2 to x3. इस तरह से ये सब इंटरवल्स में जनरलाइज करें तो आएगा xi minus 1 to xi. This is the generalized sub interval, and the last will be xn minus 1 to xn. xn minus 1 to xn, right? उन्हीं पॉइंट्स को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? हमने सब इंटरवल्स में कन्वर्ट कर लिया. ओके, सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर. यहां तक सबको क्लियर हो गया. और इनको बोलते हैं सेगमेंट्स ऑफ पी. दीज आर कॉल्ड ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दिया है, और यहाँ
इनको क्या बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड द सेगमेंट्स ऑफ पी, राइट। तो सबसे पहले इंटरवल लिया, इंटरवल की पार्टीशनिंग की। पार्टीशन का मतलब है हमने एक फाइनाइट ऑर्डर सेट जनरेट किया, और फाइनाइट ऑर्डर सेट जनरेट करने के बाद हमने उनमें से सब इंटरवल्स क्रिएट किए, एंड दीज सब इंटरवल्स आर नोन एज द सेगमेंट्स ऑफ द पार्टीशन पी, राइट। सो यहां तक क्लियर हो गया। सो अब xn, अब xi माइनस 1 टू xi, ये एक सब इंटरवल है, राइट। और जनरलाइज जो हमारा चल रहा था, हमने क्या इंटरवल लिया था? वी हैव टेकन द इंटरवल 2 टू 2.3, ठीक है जी। देन 2.3 टू 2.5, इस तरह से हमने इंटरवल लिए। 2.5 टू 2.8, देन 2.823. So we have taken the intervals which are the segments of the partition. तो ये इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग। सो ये जनरलाइज है xi माइनस 1 टू xi। अब मुझे निकालनी है लेंथ। ये कौन सा इंटरवल है? ये आई इंटरवल। यहाँ पे ये इंटरवल फर्स्ट इंटरवल, दिस इज द सेकेंड इंटरवल, दिस इज द, जितने हमने पॉइंट्स लिए उस हिसाब से हमारे पास इंटरवल्स आ गए। Now what is the length of this interval ii? So how you will find out? Last minus first से क्या आती है? लेंथ आती है, ठीक है जी। और इस लेंथ को लिखते हैं डेल्टा xi फॉर ऑल i 1 2 3 so on to n. So how you, and length of ii को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, one and the same thing. Now what is the length of i1? आपने length of i1 अगर find out करनी है तो what you will do? This is 2.3 minus 2. Length of i2, this is equal to 2.5 minus 2.3. Length of i4, this is i1 i2, this is 2.8 minus 2.5, and this is length of i1 2 3. Here is 3 and here is 4. This is 3 minus 2.8. So what's the answer of the first one? This is 0.3, this is 0.2, this is 5.3, and this is 2.8, and this is 0.2, right? Fine. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट इसमें एलिमेंट आता है नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। नेक्स्ट क्या हेडिंग आता है? नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। नॉर्म का मतलब है कि जब आपने एक इंटरवल को सब इंटरवल्स में, सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो वो जितने भी सेगमेंट्स लिए उनमें से जो सबसे बड़ी लेंथ है उसका नाम क्या है? नॉर्म है। अब सपोज करो, अब आपके सामने, वैसे देखो मेरी रेपिटेटिवली दो जो है वो हाईएस्ट लेंथ आ रही हैं, यानी इन सारी लेंथ्स में से जो सबसे बड़ी लेंथ है, ठीक है जी, राइट। सो इट इज डिनोटेड बाय norm of p which is equal to maximum of कितने आएंगे? डेल्टा x1 डेल्टा x2, ये डेल्टा मतलब लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा xn। अब मैं यहाँ पे लिखूं कि मेरा नॉर्म क्या आएगा? नॉर्म ऑफ p इज इक्वल टू लेंथ ऑफ i1, लेंथ ऑफ i2, जितने भी हैं मेरी, लेंथ ऑफ i4, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं वर्ड क्या लगा दूंगी? मैक्सिमम। और इस हिसाब से मेरी मैक्सिमम लेंथ कितनी आ रही है बेटा? 0.3. This is the maximum length. तो जितने भी पार्टीशंस के पॉइंट्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटरवल्स आपने फाइंड आउट किए हैं उनकी जो लेंथ है, when you will calculate the length of every sub interval and when which length is maximum, कौन सी जो सबसे बड़ी लेंथ होगी, the maximum of all the lengths of the sub interval, that is called the norm of the partition, right? So उसके बाद देखो, अब हम रिपीट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, which type of integral you want to integrate, a function you want to integrate with respect to a monotonically increasing function. So first of all you will find out the partition of the interval, then you will find the sub intervals or the segments of the partition p, then you will find the, if required, then you will find the length of the interval, then you will find the norm of the partition. Now the next in is category is refinement. These are the definition, ये क्यों हमने पढ़ रहे हैं, हम आगे जाके इनको यूज करेंगे। refinement. Next in the category is refinement of a partition. Refinement of a partition. Refined क्या होता है?
What do you mean by refined oil? फटाफट बोला करो. रिफाइंड ऑयल सब यूज करते हैं घर में, करते हो कि नहीं करते? बेटा if you will not respond, I will not go further. Yes, ma'am. आप रिफाइंड यूज करते हैं कि नहीं घर में? करते हैं. करते हैं. Yes, हाँ. ma'am. What is the meaning of refined oil? कभी सोचा नहीं रिफाइंड का मतलब क्या है? मैम वैसे तो रिफाइंड का मतलब बिल्कुल जैसे छटा हुआ कह सकते हैं. भी बहुत सारे प्रोसीजर्स में से, प्रोसेसेस में से वो निकला होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिफाइंड. जो आपके पास जो रॉ था उसको उसके ऊपर केमिकल्स यूज करके या वट एवर द प्रोसेसेस दे हैव अप्लाइड, ठीक है, जो भी इंप्लीमेंट किए उसके ऊपर, उसके बाद जो आपके पास वो जो अब ईटेबल की फॉर्म में आपके पास पहुंच गया वो रिफाइंड ऑयल. ठीक है. यहां मैं क्यों उसके साथ कनेक्ट कर रही हूँ? क्योंकि द वर्ड इज वो उसके साथ मैच करता है. रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन. तो रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन का क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब मुझे किसी पार्टीशन को रिफाइन करना है. ठीक है. रिफाइन करने का मतलब है कि मुझे उस पार्टीशन में एक नया मेंबर ऐड करना है. रिफाइंड ऑयल का मतलब क्या होता है कि वो कुछ केमिकल प्रोसेसेस से जो है वो बना है. ठीक है. यानी उसको बेटरमेंट के लिए उसके ऊपर प्रोसेसेस किए गए हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई हमने उसको किसी तरीके से उसके ऊपर उसको अप्लाई किया है. ठीक है. उसी तरह पार्टीशन जो आपके पास है उसको रिफाइन कैसे करना है? व्हेन वी विल ऐड सम वन मोर और मोर देन वन पॉइंट इन द एग्जिस्टिंग पार्टीशन. राइट. तो सपोज करो इफ P1 एंड P2, P1 and P2 are two partitions of the closed interval A to B. ठीक है जी. Such that P1 is a subset of P2. P1 किसका subset हो जाए? P2 का. Right? Then P2 is called the refinement of P1. For example, अब मान लो P1 आपका जो भी हमने लिया था दैट वाज 2, 2.3, 2.5, 2.8 एंड यही था ना. ये मेरा P1 था. मैंने क्या किया? मैंने इसमें एक और नंबर बढ़ा दिया 2.1, 2.3. बाकी सपोज करो सारे एज इट इज पड़े हैं, तो इसका नाम क्या रख दिया? P2. ठीक है. कौन बड़ा है दोनों में से? P2 बड़ा है. इसका मतलब जो पुराने वाला था वो किसमें कंटेन है? वो नए वाले में कंटेन है. देन P2 इज कॉल्ड द रिफाइनमेंट. अब मेरी मर्जी में 2.5 है. अब 2 पॉइंट एक और नंबर इसमें 2.4 चाहे और लगा दो. देन इट विल रिमेन द रिफाइनमेंट ऑफ P1. ठीक है. राइट. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिफाइनमेंट कि व्हेन आप किसी के दो पार्टीशन अगर आपके पास पड़ी हैं और दो पार्टीशंस में से एक पार्टीशन जो है वो किसी एक का जो एग्जिस्टिंग है उसका सबसेट है. राइट. देन जो सुपरसेट है दैट इज कॉल्ड द रिफाइनमेंट. राइट. कॉमन रिफाइनमेंट. नेक्स्ट इज कॉमन रिफाइनमेंट. कॉमन का मतलब कि आपके पास दो पार्टीशंस पड़ी हैं, उन दोनों के लिए एक रिफाइनमेंट जो है वो कॉमन बनानी है. ठीक है. सपोज यू हैव टू पार्टीशंस P1 एंड P2. एक ही इंटरवल की P1 एंड P2 आर द पार्टीशंस ऑफ द इंटरवल A to B. अब क्वेश्चन ये है कि एक इंटरवल की दो पार्टीशंस कैसे होंगी? हो सकती हैं. अभी आपको पीछे एग्जांपल दिया था. देखो मान लो एक पार्टीशन मैंने ली 2, 2.5 और एक मैंने ये भी हो सकती है पार्टीशन. ठीक है. ये हमारी मर्जी है हमने कितने नंबर्स उसमें चूज करते हैं. अब P2 पार्टीशन ले ली 2, 2.3, 2.8 और 3. ये लो ये ले ली. अब मैंने इनका क्या कर दिया? यूनियन करके क्या आया? 2, 2.3, 2.5, 2.8 और 3. तो P1 यूनियन P2 क्योंकि P1 is contained in P1 union P2. ठीक है जी. P2 is contained in P1 union P2. So therefore P1 union P2 is called the common refinement of
P1 and P2, and it is denoted by P star, and it is denoted by P star. Right? Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा ये बेसिस हैं, बेस पे ही अटक गए तो फिर अगली कहानी नहीं समझ में आएगी. सो नेक्स्ट इन द कैटेगरी इज अपर रीमन RS sum. Next in the category is upper RS sum. जहां वर्ड सम आ गया, इट मीन्स and it is denoted by UPF alpha. This is equal to, देखो जहां सम है मतलब आप समेशन कर रहे हैं, कहां से कहां जितनी आपने पार्टीशन के पॉइंट्स लिए हैं, that is I running from 1 to n, right? So ये अब आपने क्या करना है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट यूपीएफ अल्फा. पहले मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, mi into delta alpha I. Actually this is m1 delta alpha 1 plus m2 delta alpha 2, so on up to mn delta alpha. Now the question is, what is mi? What is mi in general? But the mi is the LUB और सुप्रीमम. किसका? फंक्शन का, f of x. किस इंटरवल में? जो भी आपके पास सब इंटरवल्स आ रहे हैं, xi minus 1 to x. सपोज करो आपका फंक्शन क्या है, सपोज कीजिए आपका फंक्शन है x स्क्वायर, राइट, और इंटरवल है आपका 2 to 3 ही इंटरवल है, 2 to 4 ले लो, सपोज करो 2 to 4. मैंने पार्टीशन ले ली 2 3 4. ठीक है जी, मैंने पार्टीशन क्या ले ली 2 3 4. अब आपके सब इंटरवल्स एक बने 2 to 3 और एक क्या बना 3 to 4. क्लियर? अब मुझे m1 निकालना है. व्हाट इज m1? m1 इज अ सुप्रीमम ऑफ f of x. अब इसमें कौन सा इंटरवल यूज होगा? पहला इंटरवल. ये तो सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ बेटा मैं आपको, ये आपका जनरल कंसेप्ट है. आई एम जस्ट रिलेटिंग दिस कंसेप्ट विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल, ना कि आपको पता चले इसका मतलब क्या है. सो अब सुप्रीमम ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है आपका एक्स स्क्वायर. अब जब आपने इसमें 2 से लेके 3 तक सारी वैल्यूज पुट की, आपकी मिनिमम वैल्यू फंक्शन की 4 आएगी, ठीक है, मैक्सिमम कितनी आएगी 9. तो आपको चाहिए क्या? सुप्रीमम. सुप्रीमम मींस मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए, तो कितनी आई आपको 9. 9. ठीक है जी. जब मैं m2 की बात करूं तो m2 3 to 4 में है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बेटा? जब आप यहाँ 3 to 4 रिप्लेस हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी आपको 16. 4 स्क्वायर का करके 16. तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे फिट हो गई, राइट? mi समझ आगे क्या है? सो mi इज द LUB और सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन इन द गिवन इंटरवल. अब आगे डेल्टा इज. अब ये चेक करें व्हाट आर द डेल्टा अल्फा. यहीं पे लिख देती हूँ डेल्टा अल्फा. डेल्टा अल्फा एक्चुअली डेल्टा, ये है डेल्टा अल्फा. दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस. जहां पे डेल्टा आ गया ना बेटा, रियल एनालिसिस में जहां डेल्टा आता है, डेल्टा मींस चेंज, राइट? दिस इज अल्फा xi माइनस अल्फा xi माइनस 1. क्योंकि शुरू में हमने कहा कि अल्फा x, वी आर इंटीग्रेटिंग f of x with respect to a monotonically increasing function अल्फा x, राइट? सो अल्फा x क्या है? इंक्रीजिंग एक फंक्शन है. तो फंक्शन है, इस मींस कोई वैल्यू एक इसकी, एक पॉइंट मैंने अगर इंटरवल का डालना xi यहाँ पे, और एक मैंने क्या डालना xi माइनस 1. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा अल्फा आई. ठीक है, एक्चुअली इट इज डेल्टा अल्फा एक्स. सो ये डिनोट करेगा. सो इट, इस केस में अगर मैं अल्फा को 1 पुट करूं तो मेरा डेल्टा अल्फा 1 क्या आएगा? दिस इज अल्फा x1 माइनस अल्फा x0. डेल्टा अल्फा 2 क्या आएगा? अल्फा x2 माइनस अल्फा x1. ठीक है जी. डेल्टा अल्फा n क्या आएगा? डैश 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 अल्फा xn माइनस अल्फा xn माइनस 1. यानी सुप्रीमम वैल्यू को हर चेंज ऑफ अल्फा के साथ हम मल्टीप्लाई करके जब ऐड कर देंगे, देन यू विल गेट अ अपर सम, अपर रीमन सम.
right? So this is the definition of upper Riemann sum. Now we'll do lower Riemann sum, RS sum. So it is denoted by LPF alpha. This is equal to what? Summation I running from 1 to n, small mi and delta alpha I. So actually this is m1, delta alpha 1, m2, delta alpha 2, so on up to mn, delta alpha n. What is mn? What is mi? Mi is the infimum or GLB of the function f of x in the interval xi minus 1 to xi. Is it clear? So जनरली अभी हमने क्वेश्चन किया था, अभी हमने एग्जांपल लिया, तो उस केस में m1 क्या आएगा? इंटरवल हमने दो इंटरवल्स में डिवाइड किया था ना, 2 to 3 और 3 to 4 में, ठीक है? और फंक्शन की वैल्यू क्या थी आपकी? एक्स स्क्वायर. तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 4. 4. और इधर क्या आएगी? 9. ठीक है? 9. सो इट विल वही डेल्टा अल्फा ही वही रहेगा. क्या था? दिस इज अल्फा एक्सआई माइनस अल्फा एक्सआई माइनस. ठीक है? सो वट एवर इंटरवल, जिस इंटरवल में हम बात कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स इसके बीच में फिट हो जाएंगे. तो दिस इज एलपीएफ एंड दिस इज द यूपीएफ अल्फा. ये हम किधर को पहुंच रहे हैं? इंटेग्रेशन पे पहुंच रहे हैं. इंटेग्रेशन के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया यूपीएफ अल्फा which is equal to summation I running from 1 to n, capital Mi delta alpha I. And what is the lower Riemann sum? This is LPF alpha is equal to summation I running from 1 to n, small mi delta alpha I, where mi is the supremum of the function and this is the infimum of the function in the given subinterval. That's all.